नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला इस समय के बुलेटिन का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। महोबा के डाक बंगला मैदान में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि 10 वर्षों में भारत का सम्मान बढ़ा है, विकास के कई काम हुए हैं। बुंदेलखंड को अब नोएडा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यहां के नौजवानों को अब दूसरे जिलों में नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे जिलों के लोग यहां पर नौकरी के लिए आएंगे। बहनों और भाइयों, मेरे लिए तो महोबा की भूमि ऐसे लगती है जैसे हमारी अपनी भूमि हो, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने एक लंबे समय तक यहीं के गोरखगिरी में तपस्या की थी और आला उदल को अमरता का वरदान इसी धरती पर प्राप्त हुआ था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार गोरखगिरी के पर्यटन विकास की संभावना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, जब भी मैं बुंदेलखंड आता हूं, मेरे मन में लगता है कि वास्तव में बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा अन्याय किया, कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर यहां नदी है, यहां नाले हैं, यहां खनन है, यहां पर्यटन की संभावनाएं हैं। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया तो पैदा किए थे। महोबा के बारे में तो कहना ही क्या है। महोबा के बारे में कहा जाता है, महोबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। आप मुझे बताओ, 2017 के पहले क्या स्थिति थी? डकैतों का आतंक था, बड़े बड़े माफिया थे। आखिर सपा बसपा कांग्रेस ने तो केवल माफिया यहां दिए थे, अराजकता फैला रहे थे, लूट खसोट मचा रहे थे, सड़कों को बर्बाद कर रहे थे, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में थी, विकास ठप पड़ा हुआ था। और आज डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड में एक नहीं दो नोट, झांसी से लेके चित्रकूट तक पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया। हम लोग बुंदेलखंड को नोएडा की तर्ज पर विकसित करने के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं बधाई देता हूं बुंदेलखंड वासियों को। अब हमारा बुंदेलखंड का नौजवान बुंदेलखंड से प्लान नहीं करेगा। एक बार हमें इस योजना को लागू करने दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, बुंदेलखंड का नौजवान तो यहां नौकरी पाएगा ही पाएगा, और बुंदवा नौकरी देने वाला हम उसको बना देंगे। बात करेंगे अगली खबर की। जालौन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ध्रुवीकरण वाले बयान पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि खड़गे जी, ये चुनावी ध्रुवीकरण के बीच नहीं है, चुनाव तो रामद्रोही और राम भक्तों के बीच ही हो रहा है। एक तरफ रामद्रोही खड़े हैं और दूसरी तरफ राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले खड़े हैं। देश के एक साथ गद्दार करने वाले, पाकिस्तान का राग अपनाने वाले खड़े हैं। तो ऐसे दुर्योधनों और दुशासनों के खिलाफ मोदी जी भी भाजपा के रथ पर कृषा पर भूमिका में सारथी बनकर इसी महाभारत में खड़े हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव इसी उद्देश्य के साथ आज हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हो चुका है। आज सुबह सुबह मैं कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा यह चुनाव में 2 ध्रुवीकरण हो चुके हैं। मैं बोलता हूं कि खड़गे जी, देश का चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं,
एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान का राग कलापने वाले खड़े हैं, गांव गरीब और किसान नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले लोग खड़े हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है। कांग्रेस तो इस लोक को नरक में बदल रही थी, मोदी जी ने इस लोक को सीधे सीधे वर्तमान पीढ़ी को कितना खुशहाल जीवन दिया है। आप देख सकते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में आप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कह सकते हैं कि देखो भाई, हमने मोदी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में, योगी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान करवा दिया है। बोल पाएंगे ना? बोलेंगे ना? ये सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसका श्रेय आप सबको है, क्योंकि आपका जो वोट कमल चुनाव चिन्ह पे गया है, यही मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को कौशांबी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील की है कि वो इस चुनाव में सारे रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाएं। 2017 तक प्रदेश में सपा का अराजकता थी, साथ ही प्रदेश माफिया प्रदेश बन गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन दलितों, गरीबों और पिछड़ों का दुश्मन है, बांग्लादेशी घुसपैठी सपा के वोट बैंक हैं। कौशांबी लोकसभा सहित उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भाजपा अपने गठबंधन के साथ जीत रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस के कोई भी दावे हवा हवाई हैं। 2014 से 2022 के बीच में 4 चुनाव ये सारे विपक्षी जो दावे कर रहे हैं हार चुके हैं, 24 हारने जा रहे हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। मुझे विश्वास है, जैसा उत्साह है, चाहे कौशांबी हो, चाहे कुंडा और बाबागंज हो, यह पांचों विधानसभा में 2014 और 2019 में जो वोट मिला था उसमें व्यापक बढ़ोतरी हो रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको जमानत बचाने के लाले पड़ेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट पर 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर बुधवार को सपा सुप्रीमो मायावती ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि इस बार भाजपा विरोधी पार्टियों की तरफ से गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, अपने ही दम पर चुनावी मैदान में है। हमने टिकट देते समय सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा है। बात करेंगे अगली खबर की। मैनपुरी के कृष्ण नदी पुल स्थित ओम साई हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि जहां हॉस्पिटल के एक 5 दिन के नवजात पर 22 डिग्री टॉर्चर की चिलचिलाती धूप में दिया गया, जिसमें मासूम की मौत हो गई। अभी तो इस तरह का कोई प्रकरण मेरी जानकारी में नहीं आया है। अभी आप लोगों के माध्यम से पता लगा है कि एक बच्चे की लापरवाही के मामले में कुछ बताया जा रहा है। कुछ इस बारे में जांच कराई जाएगी, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। अब मेरे सामने तो इस तरह का कोई आरोप की बात हो, इस हॉस्पिटल का नाम लिया जा रहा है, उसमें मेरे सामने कभी कोई शिकायत नहीं आई जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या सर धूप में रखना संभावित बताया जा सकता है चिकित्सक विशेषज्ञों की जानकारी के अनुसार इतनी तेज धूप? अगर ये बात कही तो इतनी तेज धूप में तो बिल्कुल नवजात शिशु को धूप में नहीं रखना चाहिए। जॉन्डिस होने की बात बताई जा रही है। जॉन्डिस होता है तो उसके लिए फोटोथेरेपी यूनिट होती है स्पेशलाइज, उसमें रखी जाती है, ना कि धूप में रखा जाए।
तो ये सब जिस तरीके से जैसे ये क्या लग रहा है कि टेम्परेचर जिस हिसाब से बच्चे को उस हिसाब से घूमता लिया तो रखना ही नहीं चाहिए था। क्या राय है? अभी इस बारे में कुछ भी कह पाना ठीक नहीं होगा। जब तक कि मामले की पूरी जांच न हो जाए तभी इसके बारे में कुछ कहा जाना उचित होगा कि क्या प्रकरण था, क्या मामला था। घर वाले शिकायत करते हैं, उस हिसाब से भी जो भी कार्रवाई होगी हम लोग अपने भी स्तर से जो भी होगी कार्रवाई इसको दिखवाएंगे। तो मुकेश कुमार इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या है ये पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं कि मैनपुरी के स्टेशन इस नदी पुल स्थित एक ओम साई सिटी हॉस्पिटल संचालित हो रहा है, जो कि जिस पर काफी खामियां देखने को मिली। इससे पहले भी कई घटना हो चुकी थी, मगर आज की बात की जाए तो जितना टेम्परेचर 42 डिग्री से तापमान के गर्म के दौरान 1 घंटे तक तीसरी मंजिल पर बच्ची के परिजनों से ही कहा है कि आप उसको धूप में रखिए और उसको जॉन्टिस की एक बीमारी बताई। लेकिन चिकित्सकों की जो मानक है उनके कहना है कि बिल्कुल भी बच्चे को धूप नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि आईसीयू में आईसीयू होता है, उसमें रखा जाता है बच्चे को, जिसको धूप में नहीं दिखाना चाहिए। मगर बच्ची को 1 घंटे तक धूप में रखा गया, जिसके बाद उसकी वहीं उसी दौरान मौत हो गई। मृतक होने के बाद बच्ची के परिजन जिन नीचे लेकर आए तो चिकित्सकों ने उसको चेक किया और उसको मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद उसको कहा आप इसको यहाँ से ले जाइए, क्योंकि 11 तारीख को प्रसूता को भर्ती कराया गया था जिसने एक बच्ची को जन्म दिया था। रीता पत्नी विमलेश कुमार, जो कि गिरोर थाना क्षेत्र के मैनपुरी जनपद के रहने वाले हैं, उनको भर्ती कराया गया था, जिसके बाद भर्ती कराए जाने के बाद ही उनको बच्ची ने जन्म दिया। बच्ची की हालत कल तक ठीक थी, आज ही हालत बिगड़ी, जिसको 2 घंटे बाद उसकी हालत इतनी बिगड़ गई जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और तत्काल उसको वहां से भगाने प्रयास करने लगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी ने इस मामले को बताया कि आपके द्वारा सूचना दी गई है, जिसको लेकर इसको संज्ञान लिया जा रहा है और हॉस्पिटल सील भी किया गया है। हॉस्पिटल खबर जो ब्रेक होने के बाद ही उसको सील कर दिया गया है हॉस्पिटल को, और उसके पास में एक और हॉस्पिटल संचालित हो रहा था दिव्या हॉस्पिटल, उस पर भी कार्रवाई की गई स्वास्थ्य विभाग की ओर से। तो प्रशासन की तरफ से अभी तक सिर्फ हॉस्पिटल को सील करने की कार्रवाई की गई है, लेकिन पीड़ित परिवार को क्या आश्वासन दिया गया है? जी पीड़ित परिवार को बिल्कुल भी अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया। पीड़ित परिवार ने अभी तक थाने पर भी तहरीर नहीं दी है, स्वास्थ्य विभाग को भी कोई चीज लिख के नहीं दी गई है। विभाग कह रहा है कि अगर ये जिस तरीके से लिख के देंगे उस पर हम पूर्ण रूप से कार्रवाई करेंगे, उस पर कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, जितने लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मैनपुरी से ये पूरा मामला है जहां पर एक निजी हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 5 दिन के नवजात बच्चे के साथ 22 डिग्री में चिलचिलाती धूप में उसे रखा गया बाहर, जिसकी वजह से नवजात बच्चे की धूप में रखने के कारण उस मासूम नवजात बच्चे की मौत हो गई। तो ये बड़ी लापरवाही है जो निजी हॉस्पिटल की तरफ से सामने निकल कर आई है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया भी कि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, हॉस्पिटल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल ये बड़ी लापरवाही एक निजी हॉस्पिटल की तरफ से सामने निकल कर आई है। 42 डिग्री की चिलमिलाती धूप में एक नवजात बच्चे को रखा गया। बात करेंगे अगली खबर की। मुरादाबाद जिले के कटघर थाना इलाके के एक दिल्ली पब्लिक ग्लोबल स्कूल में बने CUET परीक्षा केंद्र में मैनेजर पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि परीक्षार्थियों के अभिभावकों का ये आरोप है कि मैनेजर की तरफ से छात्र छात्राओं के हाथों में कालवा होने के कारण उनके परीक्षा केंद्र में जाने से रोका गया। कालवे को उतरवाने की कोशिश की गई, तो वहीं मैनेजर ने इस आरोपियों के बुनियादों पर बताया है। बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली में भाई राहुल गांधी को जीत दिलाने के लिए प्रियंका गांधी जी जान से मेहनत कर रही हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें प्रियंका ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि देश में लोग जब परेशानी में होते हैं तब कर्ज लेते हैं, लेकिन मोदी सरकार के पास आपका कर्ज माफ करने के लिए भी पैसे नहीं है।
करीबन 2 से 3 साल पहले प्रदेश में किसान गन्ने के भुगतान की मांग कर रहे थे, क्योंकि गन्ना 15,000 करोड़ रुपए बकाया था। मोदी जी ने उसी समय 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीद लिए, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं किया। इसलिए अब चुनाव में यह तय करना है कि आपको किसकी सरकार चाहिए। आपको मालूम है, मैं 2-3 साल पहले यहाँ काम कर रही थी यूपी में चुनाव में। उस समय गन्ने का भुगतान पूरे देश भर का 15,000 करोड़ रुपए था। हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हर मंच पे कह रहे थे कि भाई गन्ने का भुगतान दो किसानों को। उस समय किसान आंदोलन भी कर रहा था, क्योंकि मोदी जी 3 काले कानून लाए थे। आपको याद होगा, लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बच्चे ने 6 किसानों को जीप के नीचे कुचल दिया। 600 किसान शहीद हुए। मोदी जी ने क्या किया? कोई सुनवाई नहीं थी भाई और बहनों। किसानों के पास आए तक नहीं, घर भी नहीं बुलाया। 6 किलोमीटर दूर धरना चल रहा था, बिजली पानी बंद कर दी। उसके बाद 15,000 करोड़ का बकाया था गन्ना का। मोदी जी क्या करते हैं? 2 हवाई जहाज खरीदते हैं अपने लिए 16,000 करोड़ के। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदते हैं कि हम दुनिया में भ्रमण करेंगे, हमें अमेरिका जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, हमें सुविधा मिलनी चाहिए। और किसान के गन्ने का बकाया नहीं दिया। ये सारी मीडिया जो आप देखते हैं, टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है बहुत सुंदर है, देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, सब कुछ है। आपको तो हंसते मुस्कुराते किसान दिखते हैं टीवी पे, है कि नहीं? मोदी जी ने देखो कितना किया है। 70 सालों में जो काम कांग्रेस में नहीं किया, वो 10 सालों में इन्होंने कर लिया। यही दिखता है ना? दिखता है, क्योंकि सारे खरबपतियों की टीवी के चैनल हैं। खरबपतियों ने खरीद रखे हैं पिछले 10 सालों में सारे। तो आपको सच्चाई भी नहीं दिखती। सच्चाई जो है ना, वो आपके जीवन में है। आपके जीवन में तरक्की नहीं हुई है। सच्चाई मेरी बहनें हैं जो दुकान से कुछ खरीद नहीं पा रही हैं। सच्चाई वो किसान है जो दिन रात पसीना बहा रहा है, अपने बेटे को शिक्षित करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। सच्चाई वो बच्चा है जो मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, ट्यूशन कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है। बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और रायबरेली के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने रायबरेली लोकसभा से लगातार पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि रायबरेली के बुथाओं के उन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि वह जनता से बात करते हुए बघेल ने कहा कि रायबरेली से सांसद नहीं, जनता पीएम चुनने जा रही है। उन्होंने कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे, बल्कि स्वयं इंदिरा गांधी जी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, होने जा रहा है, जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए अभद्रता के मामले में अब बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। बता दें कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में इस मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन केजरीवाल के आवास के सामने किया गया। इस दौरान महिलाओं ने आप सांसद स्वाति मालीवाल के लिए इंसाफ की मांग करते हुए अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करवाने की भी मांग की। इसके अलावा प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की है। देखिए, दिल्ली की ये बहनें एक बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ आई हैं। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती रही हैं। अगर वो ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मुख्यमंत्री आवास के अंदर
तो आप दिल्ली की हालत समझ सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। उनके सांसद संजय सिंह इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक महिला के साथ अभद्रता हुई है। तो कितना समय चाहिए आपको कार्रवाई करवाने के लिए? क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाते अरविंद केजरीवाल? इस खेल में बड़ा खेल छुपा हुआ है। उस घर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, जो मुझे लगता है अगर पुलिस भी स्वयं इस जांच को आगे बढ़ाए तो बहुत सारी खुलासे होंगे। अब 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं अरविंद केजरीवाल जी को मौन साधे हुए। उन्हीं के ऑफिशियल आवास पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब घर पर मौजूद थे, तब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ओएसडी ने बदतमीजी करी है स्वाति मालीवाल जी से, जो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की मेंबर हैं। मैं क्या कहूं, मैं शॉक्ड हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। कल संजय सिंह जी ने ये बात पुष्ट कर दी कि वाकई में ऐसी घटना हुई है। अब ये घटना स्पेकुलेशन के रेल्म में नहीं है, उन्होंने खुद आकर ये बता दिया कि ये घटना सच है। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी भी आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? और अभी तक आम आदमी पार्टी ने केवल निंदा करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी यदि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता, अपनी ही पार्टी की एक महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते अपने ही आवास पे, तो वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष है, राज्यसभा में सांसद है, और उनके प्रति जब कोई अत्याचार होता है तो स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि एक एफआईआर दर्ज हो। कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, और आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, आपकी खुद की राज्यसभा सांसद आपके दल में सुरक्षित नहीं है। इतना अफसोसजनक टिप्पणी है कि जब शोषण होता है और वो भी आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द, और वो चुप करते हैं एक सक्षम महिला को और कहते हैं कि आप एफआईआर दर्ज मत कीजिए, ये आपको उनकी मनस्थिति की बात दर्शाती है, और हमें पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। क्या वो महफूज हैं स्वाति मालीवाल? क्या उन्हें चुप रहने के लिए धमकाया जा रहा है? अभी तक पुलिस में इस घटना को लेकर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या सीएम हाउस में एक महिला सांसद के साथ मारपीट के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? क्या है उनके नैतिकता के तकाजे? सोनी मिश्रा को आपको नाम याद होगा। सोनी मिश्रा ने जो अपने साथ बदसलूकी को लेकर जो नरेला के तबके एमएलए शरद चौहान कर रहे थे, जब इस घटना के बारे में बताते हुए रोते पीटते हुए जब वो केजरीवाल जी के पास गईं, तो केजरीवाल जी ने क्या कहा? कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसके बाद सोनी मिश्रा आत्महत्या करने पर मजबूर हुई। क्या ये माना जाए, और ये जहन में मेरे बात आ रही है कि क्या स्वाति मालीवाल पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी तरह का दबाव डाला जा रहा है? आज इंडी गठबंधन में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा जाता है स्वाति मालीवाल जी के बारे में, तो वो कन्नी काट लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक महिला सांसद के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर हुई मारपीट पर इंडी गठबंधन क्यों चुप है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका वाड्रा जी नारे तो बहुत लगाती हैं, इस पर चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? और खुद उनकी साथी अतिशी मर्लिना चुप क्यों हैं? मानिए कि अगर एक मुख्यमंत्री के सामने ऐसी घटना हो रही है या उनके शय पर ऐसी घटना हो रही है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कितना बड़ा खतरा है महिलाओं के लिए दिल्ली में, आज इसी से स्पष्ट होता है। और अब तो जो राज्यसभा सांसद है, उनके कुछ परिवार के जानकार कुछ लोग जो है, उन्होंने भी ये शंका प्रकट की है कि इतने घंटों से वो चुप है, क्योंकि पहले 2 कॉल हुई, दोनों कॉलों में सारी सच्चाई बाहर आ गई। उसके बाद उन्होंने कहा सिविल लाइंस पुलिस थाने में कि मैं शिकायत करने आऊंगी, पर उसके बाद मीडिया के साथी बताते हैं कि वो किसी के कम्युनिकेशन में नहीं है।
जो व्यक्ति इतना बोलती है प्रखर होकर अलग अलग विषयों पर अपने विषय पर चुप हो गई, तो उन पर निश्चित कोई दबाव है, जान पर शायद खतरा भी हो सकता है, पता नहीं मुझे। और ऐसी आशंका उन्हीं के करीबी आजकल प्रकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ना तो केजरीवाल जी खुद कार्रवाई करवा रहे हैं और शायद केजरीवाल जी की टीम ऐसा दबाव डलवा रही है कि खुद स्वाति मालीवाल जी कुछ बोल नहीं पा रही है। आज आम आदमी पार्टी एएपी आम आदमी पार्टी नहीं, एंटी विमेन एनार्किस्ट पार्टी बन चुकी है और ये इसका प्रमाण सामने निकलकर आ चुका है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।